घर में घुस के मारा। हमने वो लॉन्च पैड जोन के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की भूमि के ऊपर तबाह किए। बालाकोट के बाद हमने अपने आर्टिलरी फायर से और बिल्कुल प्रिसीजन फायर से, इंतज़ार नहीं करते हैं कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके इन्फिल्ट्रेट करके वादी में आएंगे, फिर वादी में आके कुछ तबाही मचाएंगे, कुछ इनोसेंट्स को मारेंगे, फिर उसके पीछे लगेंगे। वो कार्रवाई अपने लेवल पे चलती है, लेकिन जो दूसरा लेवल है वो ये है कि घर में घुस के मारेंगे, जितने भी आ जाए, परवाह नहीं। मोहम्मद गजनी भी आया था और ये भी गाजी था जो जिसने अपना लेथपुरा में पुलवामा का आइडिया किया था। तो उससे पहले भी बहुत गाजी मारे। गाजी एक बहुत कॉमन कोड वर्ड है पाकिस्तानी टेररिस्ट के लिए। अभी ये कोड वर्ड रखना उन्होंने करीब करीब बंद कर दिया है, क्योंकि जिसने गाजी कोड वर्ड रखा वो गया 2 फुट जमीन के नीचे। कितने गाजी आए, कितने गाजी गए इज अ लाइन विच विल रिसाउंड थ्रू आउट। आने नहीं देगी, आ जाएंगे तो जाने नहीं देंगे। मैं डिफेंसिव ऑफेंस का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं खुद इसको बहुत बार देखता हूँ। और जो आपका जियोपॉलिटिक्स का जो कवरेज है वो एक बहुत ही, जिसको कहते हैं कि ग्राउंडेड कवरेज है। कोई बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होते, कोई बड़ी पॉलिसीज़ या स्ट्रेटजीज़ के नाम नहीं लिए जाते। आपके चैनल के ऊपर हमेशा वो बात बोली जाती है जो एक आम आदमी को समझ आ सके। इसलिए डिफेंसिव ऑफेंस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल मासिस तक कनेक्ट करने के लिए। तो डेफिनेटली जब भी आप बोलेंगे मैं आपके चैनल पे जरूर आऊँगा। हेलो, दिस इज़ लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों, टाइनी ढिल्लों, एंड यू आर वॉचिंग डिफेंसिव ऑफेंस। धन्यवाद। पहले तो मैं आपके तमाम दर्शकों को अपनी तरफ से गुड मॉर्निंग। और अभी जो सवाल आपने पूछा कि जब मैं गया तो कश्मीर के हालात, जिसको हम टेरर इंडिकेटर्स बोलते हैं, वो कुछ और था। जब मैं वहाँ से करीब 1 साल से ऊपर का टेन्योर करके वापस आया तो हालात कुछ और थे। इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे से पहले भी जो भी आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG, CRPF, इंटेलिजेंसीज, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी लोग थे उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। वो भी एक सिचुएशन शायद यहाँ से यहाँ तक लेकर आए थे। और इसलिए ये कहना कि मेरे टेन्योर में सब कुछ ठीक हुआ, शायद ठीक नहीं हुआ, क्योंकि मेरे से पहले और मेरे से बाद तमाम लोग बहुत जिम्मेदारी से और बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। अभी कमिंग डाउन टू जो बात आपने बोली कि जब मैं गया, जी हाँ, जब मैं गया तो स्टोन पेल्टिंग चरम पे थी, टेरर इंडिकेटर्स बहुत ऊपर थे। जैसे कि मैं 10 फरवरी 2019 को कोर कमांडर बना और 14 फरवरी 2019 को एक बहुत बड़ा टेररिस्ट हमला हुआ, आतंकी हमला पुलवामा में, एक ID ब्लास्ट में, जिसमें हमारे CRPF के 40 वीर जवान वीर गति को प्राप्त हुए। तो हमने उस टाइम पे पूरी टीम सिक्योरिटी फोर्सेज ने, किसी भी एक एजेंसी ने नहीं, पूरी सिक्योरिटी फोर्सेज टीम ने, आर्मी, JKP, SOG, CRPF, इंटेलिजेंसीज, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला। हमने एक तरतीब के तहत तमाम तंजीम के जो लीडरशिप थी, जो उनके कमांडर थे, उनको टारगेट किया और उनको एलिमिनेट करना शुरू किया। जब लीडरशिप खत्म होगी, जैश ए मोहम्मद में तो एक टाइम पे ये हालत हो गई थी कि कोई लीडर बनने को तैयार नहीं था। पाकिस्तान से हुक्म आता था कि फलाना आदमी तंजीम का लीडर बने, वो आदमी मना कर देता था, क्योंकि उसको मालूम था लीडर बनते ही वो एलिमिनेट होगा। क्योंकि लीडरशिप खत्म हुई तो जो नीचे वाले थे, कैनन फोडर जिसको बोलते हैं, जो बच्चों को गुमराह करके मिलाते हैं, फिर उनको जान गंवानी पड़ती है, तो उन बच्चों ने, क्योंकि लीडरशिप खत्म थी, तो उन बच्चों में भी बात आई कि हमें नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा हमने कुछ एक बहुत अच्छे इनिशिएटिव वहाँ पे शुरू किए। ऑपरेशन माँ, खैरियत पेट्रोल, हम साया हैं हम, तालीम से तरक्की, सुपर 30, सुपर 50, ये सारे इनिशिएटिव्स कंबाइंड अलोंग विद हार्ड किल ऑफ टेररिस्ट लीडरशिप और ये सॉफ्ट अप्रोच, ये सब मिला के तमाम सिक्योरिटी एजेंसी, सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के कारण सिचुएशन धीरे धीरे चेंज हुई। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के, उसके कारण भी बहुत फर्क पड़ा, खास करके 5 अगस्त, जिसके बारे में तरतीब में बाद में बात कर सकते हैं। देखिए, मैं 1988 से लेकर के और 2020 तक
कश्मीर में 6 टेन्योर्स कश्मीर में, बाकी जम्मू रीजन में भी ये टेन्योर है। मैंने कश्मीरी सोसाइटी को बहुत नज़दीक से देखा है। जो एक कॉमन कश्मीरी है वो एक इंतहा इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट आर्टिजन है, वो कलाकार है, पेंटर है, वो शायर है, ही इज़ अ पोइट, और वो सूफियाना कलाम, ये सब कश्मीरी सोसाइटी का हिस्सा थे। और इस सब को मिला करके कश्मीरियत, मेहमान नवाजी, आपसे बात करने की तहजीब, जब आप कश्मीर में जाओगे तो आपको ऐसे लगेगा आप शायद किसी के बहुत खास मेहमान हो। आपसे जैसे सुमो वाला बात करेगा, पोनी वाला बात करेगा, दुकानदार वहाँ पे बात करेगा, इतनी तहजीब। और तालीम से तरक्की जो मैं बात कर रहा था पहले, एजुकेशन मेन स्टे था कश्मीर का। कश्मीर के आपने बोला यूपीएससी टॉपर्स आए हैं वहाँ से, अभी भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन निकल रहे हैं, बहुत अच्छे सिंगर्स निकल रहे हैं, बहुत अच्छे म्यूजिशियंस हैं। सो कश्मीरी सोसाइटी वॉज अ वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल अवेयर सोसाइटी। लेकिन जब रेडिकलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले जिस चीज के ऊपर हमला हुआ वो थी एजुकेशन सिस्टम। 1989 में जब टेररिज्म स्टार्ट हुआ, और 1989 से लेकर के उसके बाद तक जब कश्मीरी पंडित्स को वहां से निकाला गया, कश्मीरी पंडित कश्मीरी सोसाइटी के एजुकेशन सिस्टम के मेन स्टे थे। प्राइमरी टीचर से लेकर के मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी, इवन यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर, वाइस चांसलर्स, डीन्स, तमाम लोग मेनली कश्मीरी पंडित थे। और जब कश्मीरी पंडित का वहां से निकास हुआ तो कश्मीरी एजुकेशन सिस्टम सबसे ज्यादा उसके ऊपर असर पड़ा और वो कोलैप्स करी। इसके साथ ही पाकिस्तान ने जितने भी स्कूल थे, उन दिनों में लकड़ी की बिल्डिंग होती थी, स्कूलों को, यूनिवर्सिटीज को टारगेट किया, उनको जला दिया गया। तो एक बहुत ही हसीन सोसाइटी, कश्मीरियत was the first target, the first victim of terrorism। कश्मीरियत सबसे पहला टारगेट थी जब आतंकवाद पाकिस्तान द्वारा स्टार्ट किया गया, और इसका कश्मीरी सोसाइटी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर है। आज 2011 के सेंसस के हिसाब से 62% कश्मीरी पॉपुलेशन, जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन 30 साल से नीचे है। आज की तारीख में वो करीब 65-66% होगी। इसका मतलब 2/3 पॉपुलेशन गन कल्चर के दौरान बढ़ी हुई है। उनका जन्म से लेकर के आज तक उन्होंने सिर्फ गन कल्चर देखा है। उन्होंने वो कश्मीरियत, जो हसीन वादियाँ, वो उनके जहन में नहीं है। तो उनकी जो उम्र है अभी तक की, उसमें जो कश्मीरियत का जो असर था, जो इंटेलेक्चुअल सोसाइटी की आपने बात की, वो शायद कहीं पर हिट हुआ है। ये सबसे ज़्यादा खराब बात लगती है। जब मैंने जो कश्मीर देखा था और आज का कश्मीर, अभी तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रही है, बीच में हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे। देखिए, हाइब्रिड वॉरफेयर बोल लीजिए, ग्रे जोन वॉरफेयर बोल लीजिए, इन्फ्लुएंस ऑपरेशन बोल लीजिए, सब कन्वेंशनल वॉरफेयर बोल लीजिए, या कन्वेंशनल और मिक्सचर, ये सब जो है हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। साम दाम दंड भेद, यानी कि हर एक ऐसा हथियार इस्तेमाल किया जाएगा जिससे कि दुश्मन को परास्त किया जा सके। तो हमें ये चीज़ नई नहीं है हमारे लिए। अगर पाकिस्तान या कोई भी कंट्री सब कन्वेंशनल के साथ में इन्फ्लुएंस ऑपरेशन, रेडिकलाइजेशन या ग्रे जोन, ये सब कार्रवाई हो रही है, जो भी आजकल नाम उभर कर आ रहे हैं, हमारे तो पुरखों ने ये चीज़ें देखी है, हमारे तो खून में, हमारे डीएनए में है। तो इसलिए हमारे को इसको टैकल करने में कोई दिक्कत नहीं आई। और दूसरी बात, इंडियन आर्मी की जो ट्रेनिंग